हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंप्लीट जो मेन टॉपिक है मैं आपको आज इसी वीडियो में एचआरएम करा दूंगी। जैसे कि आप सभी ने बोला था कि भी एचआरएम के लिए भी मैराथन लेके आइए, तो आप यही समझ लीजिए कि भी ये आज एचआरएम के लिए आपके मैराथन है, ठीक है। और जरूर से जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, और अच्छी ना भी लगे, कहीं पे कोई भी कमी लगे तो वह भी जरूर बताना, ताकि इन फ्यूचर जो आगे जो भी कोई भी टॉपिक अदर टॉपिक लेके आऊं तो उसमें मैं जो अभी इन वीडियो में जो कमी आए तो उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। तो अपने सजेशन ना मुझे जरूर देना। फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपका क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ competent workforce to achieve the goals of an organization in an efficient and effective manner। तो बेसिकली एचआरएम का मतलब ही क्या है, एचआरएम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट हम करते हैं, ठीक है। उसके मतलब कि जो एम्प्लॉइज है उसको हायर करना उनको, और उसके बाद उनको डेवलपिंग करना, उनको मेंटेन करके रखना एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को। किस लिए, बेसिकली टू अचीव दैट। अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में अगर उनको अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो वर्क फोर्स हो वो एक योग्यता रखने वाली हो, ठीक है। एक कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स हमारे पास होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स आपका यही है बेसिकली, जिसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, एक तरह से उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम प्रोक्योर करते हैं और फिर उसको आप उसकी डेवलपिंग करना और उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम। तो स्कोप ऑफ एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आएगा आपका पर्सोनेल एस्पेक्ट, उसके बाद आपका वेलफेयर एस्पेक्ट और फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं पर्सोनेल की बात करती हूँ तो पर्सोनेल आपका किससे रिलेटेड है, वही मैन पावर से रिलेटेड है, वर्क फोर्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, जो हमारा मैन पावर है उसकी प्लानिंग करना, ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, उसका सिलेक्शन करना। तो ये सारे का सारा हमारा है पर्सोनेल एस्पेक्ट। पर्सोनेल से ही आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा वेलफेयर एस्पेक्ट। अगर वेलफेयर एस्पेक्ट की बात करती हूँ तो इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारी मैन पावर होगी, जो हमारी वर्क फोर्स होगी, जो ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, उसको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा माहौल उनको देना, जो वर्किंग कंडीशन हो, जैसे वहां पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, लाइक कैंटीन की फैसिलिटी, आपकी मेडिकल की फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, हेल्थ सेफ्टी है। तो जो भी उनके वेलफेयर से रिलेटेड होगा वो सब आ जाएगा हमारा वेलफेयर एस्पेक्ट के अंदर। थर्ड हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आएगा कि भाई जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉइज है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना। तो बेसिकली जो यूनियन है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके चलना, एक बेटर, एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इन सबसे रिलेटेड। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में जो हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, बार्गेनिंग पावर है, ठीक है, दोनों को लेके चलना है। एम्प्लॉयर को भी लेके चलना है, एम्प्लॉयज को भी लेके चलना है। एम्प्लॉयर को भी ये सोचना चाहिए कि भाई एम्प्लॉयज के बिना वे कुछ भी नहीं है, और एम्प्लॉयज को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, उसके बिना वे कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली आ जाएगा स्कोप के अंदर। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका एमसीक्यू, कि भी आपको वही 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ सकते हैं कि भी जो स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है। तो 3 एस्पेक्ट आएंगे, पर्सोनेल, वेलफेयर और इंडस्ट्रियल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो फंक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारे क्या क्या आएगा, जो फंक्शन है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करेगा, कोई मैनेजर होगा, एक मैनेजर है, वही ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी काम करेगा, जो फंक्शन करेगा। तो जो एक मैनेजर है उसको किस किस तरह के फंक्शन करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन उसका मैनेजरियल फंक्शन एक मैनेजर को करना पड़ता है, फिर ऑपरेटिव फंक्शन है, और फिर आपका थर्ड है एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मैनेजरियल फंक्शन की, तो मैनेजरियल फंक्शन के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, पोस्ट डीसी मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि भी एक जो मैनेजर है उसको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसको ऑर्गेनाइजिंग भी, जो वर्क है, प्लानिंग का मतलब क्या, अभी हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना, कैसे करना। तो हमें हर एक चीज का पहले से प्लान करके चलना पड़ता है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल उनको सेट करते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। आप सभी को पता है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको बताया था। स्टाफिंग के अंदर बेसिकली जो हमारा
जो हमारे रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, ठीक है, उसकी एक तरह से नियुक्ति करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर उनको डायरेक्शन देना और फाइनली उनको कंट्रोल करना, तो ये आ जाएगा हमारा मैनेजरियल फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन की बात करती हूँ, तो ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से आएगा, हमारा प्रोक्यूरमेंट करना उनका, ठीक है, वही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन उनको प्रोवाइड कराना, मोटिवेशन, मेंटेनेंस पर्सोनल रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इसके अंदर आ जाएगा हमारा, इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉयज रिलेशन। तो ये सब हमारे किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी फंक्शन। अगर मैं एडवाइजरी फंक्शन की बात करती हूँ, तो एडवाइजरी फंक्शन के अंदर बेसिकली प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड एडवाइस है उसको प्रोवाइड कराना टू द टॉप मैनेजमेंट को भी एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को भी। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, एडवाइजरी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको कि हम बोलते हैं एचआरपी। तो हमें इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करती हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट नंबर ऑफ द क्वालिफाइड पीपल into the right job at the right time so that an organization can meet its objective। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें राइट नंबर ऑफ द क्वालिफाइड पीपल चाहिए, ठीक है, कहाँ पे, टू राइट जॉब, कि भाई राइट जॉब एट द राइट टाइम, एक राइट टाइम पर राइट जॉब पर हम क्या कर पाए, जो राइट नंबर ऑफ द क्वालिफाइड पीपल है, ठीक है, उनको हम प्रोक्यूर कर पाए। क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। बेसिकली ये क्या है, जो एचआरपी की मैं बात करती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करती हूँ, तो इट इज अ सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम किस चीज का, ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ द पीपल। तो हमें देखना कि भाई हमारी जो सप्लाई है पीपल की और उसके साथ ही हमारी डिमांड कितनी है, तो उसको मैच करना, और कहीं पर अगर हमें डेविएशन मिलती है तो उसको फाइंड आउट करना। डेविएशन इन द सेंस कि भाई अगर कमी है, मुझे 500 एम्प्लॉय चाहिए, तो सबसे पहले मैं मैच करूंगी कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मेरे कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सर्च करूंगी कि भाई मुझे कितने हायर करने। मुझे टोटल मैंने देखा कि भाई मुझे 500 एम्प्लॉइज की, 500 में से मैंने देखा 300 एम्प्लॉइज तो ऑलरेडी है, तो मुझे 200 और एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, तो उन 200 एम्प्लॉइज को मैं क्या करूंगी, हायर करूंगी, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और उनको राइट प्लेस पर राइट टाइम पर और एक राइट जॉब जो मेरे 500 एम्प्लॉइज है उनको मैं दूंगी, तो यह क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब अगर हम एचआरएम की बात करते हैं, तो एचआरएम के अंदर हमारा आता है रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट आप सभी को पता है कि रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती करना। तो भर्ती के अंदर क्या होगा, जितना हो सके उतने ज्यादा हम जो पीपल है उनको इनवाइट करते हैं कि भाई वे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, अप्लाई करे, ठीक है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट हमारा क्या है, इज अ लिंकिंग फंक्शन है। लिंकिंग फंक्शन इसको क्यों बोला, क्यों, ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विद वैकेंसीज एंड दोज सीकिंग जॉब्स। तो ये क्या करती है, उन दोनों को साथ में लेके आती है जिनको वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दो सीकिंग द जॉब, और किसके साथ उनको लिंक करती है विद द वैकेंसीज, जो वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होगा, लोकेटिंग एंड अट्रैक्टिंग द टैलेंट। जो टैलेंट है उसको हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है ये हमारी क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। यहाँ पे अगर मैं एक डेफिनेशन आपको रिक्रूटमेंट की बताना चाहूँ, तो रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना एंड अट्रैक्टिंग द जॉब सीकर्स सो एज बिल्ड अ पूल ऑफ द क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट, ठीक है। तो हमें जितना हो सके उतने ज्यादा हम जो एम्प्लॉइज है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो अट्रैक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आए। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए रिक्रूटमेंट के अंदर हम अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो आपको यहाँ पे ना जो मेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है, एक तो यही बनता है कि भाई जो हमारा रिक्रूटमेंट तो हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है और जो सिलेक्शन है वो हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर तो भाई जितना हो सके उतनी एप्लीकेशन हम इन्वाइट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के अंदर क्या होगा कि भाई जो रिलेवेंट रहेगी, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें चाहिए, जो हमारी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं, उन एप्लीकेंट को हम रखेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है और जो रिक्रूटमेंट है इसको पॉजिटिव बोला जाता है। अब यहाँ से आपको एक पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि भाई आपको स्टेप दे देंगे और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई इसको या तो ऐसे ही अरेंज करके बताइए कि भाई जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके स्टेप कौन कौन से, या फिर हो सकता है कि ऐसे दे दिया जाए कोई एक स्टेप प्रोसेस करना हो, फिर पूछ लिया जाए कि इसमें से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेप कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले
हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा रिक्रूटमेंट प्लानिंग। तो इसके अंदर हम जो वैकेंट पोजीशन है उसमें इसमें कहने का क्या मतलब, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट पोजीशन है, उसको एनालाइज करेंगे और फिर डिस्क्राइब करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ भाई इतनी सारी पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना सेकंड स्टेप रहेगा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। अब हमने ये तो देख लिया है कि भाई हमारी जो, अब ये तो देख लिया कि हमने कि भाई हमें ना इतने जो वैकेंट हमारी पोस्ट है, ठीक है, अब उसके लिए हमने एनालाइज कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब स्पेसिफिकेशन है उसकी हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी एक तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्ट्रेटजी का कि भाई हमें किस तरह से जो रिक्रूटमेंट है वो हमें करनी है, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे कि भाई जो एम्प्लॉइज है उनकी रिक्रूटमेंट हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी या फिर इनडायरेक्ट रहेगी, इंटरनल सोर्सेज से हम करेंगे या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ स्ट्रेटजी से आपको पता लगना चाहिए यहाँ से कि भाई यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट की पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर लेंगे। ये सब करने के बाद फिर हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा सर्चिंग, ठीक है। अब हमने देख लिया, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, आफ्टर मेकिंग रिक्रूटिंग एंड स्ट्रेटजी द सर्च प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे कि जो भी हमने सोचा, अगर हमने इंटरनल सोर्सेज से लेना तो फिर हम वहां से अपने जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाना है तो फिर हम वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे, एम्प्लॉइज है उनकी सर्च हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग के अंदर हमारा बेसिकली क्या रहेगा कि भाई अब हमारे पास जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, जो कैंडिडेट है उनके लिए हम जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन हम उनसे हमने मंगवा ली है, ठीक है, जैसे सर्चिंग के थ्रू हमने मंगवा ली है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब वहां पे हम चेक करेंगे कि भाई कौन कौन सी जो एप्लीकेशन एक तरह से रिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी कहीं पर भी वैकेंसीज निकलती है, 100 पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकलेगी तो 1-1 लाख तक फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करने की बात है ना, 1 लाख जैसे फॉर्म अप्लाई किया तो ये रिक्रूटमेंट है, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये हेल्प हमारी किस में करेगी, रिमूविंग द अनक्वालिफाइड और इररिलेवेंट कैंडिडेट। तो अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भी कुछ कैंडिडेट तो हमेशा ऐसे मिलते ही है कि जैसे या तो क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं वे क्या है, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो उनको हम रिमूव यहाँ से करेंगे। और ये करने के बाद फिर हमारा लास्ट स्टेप रहेगा इवेल्युएशन एंड द कंट्रोल। इवेल्युएशन एंड द कंट्रोल हमारा लास्ट स्टेज रहेगी इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। और इस प्रोसेस में हम एक जो इफेक्टिवनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस एंड द मेथड्स आर असेस्ड। और इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या रहेगा कि भी जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने जो भी स्टेप हमने उठाए हैं तो उन सब का इवैल्यूएशन करना कि भी हमारा जो फर्दर है आगे हमारा क्या स्टेप रहेगा, या जो अभी तक हमने जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग की थी, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो हमने सर्चिंग, जो इंटरनल सोर्च एक्सटर्नल सोर्च लिया था, तो वे हमारे सब उन सबको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट इसके अंदर करते हैं, ठीक है, थोरोली स्टडीज के अंदर हम करेंगे। तो टोटल हमारे 5 स्टेप रहेंगे किसके अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा सोर्सेज और मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि भी जो रिक्रूटमेंट है वो हमारे कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सोर्सेज भी बोल सकते हैं और यहाँ पे हम इसको मेथड्स भी बोल। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट और 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो 2 तरह के सोर्सेज है हमारे रिक्रूटमेंट के। एक तो कहलाता है हमारा इंटरनल सोर्स, तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इंटरनल सोर्सेज और एक हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज की बात करती हूँ तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन से अंदर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको कंप्लीट करती है तो उसको इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एम्प्लॉइज लेके आती है, बाहर से कैंडिडेट है उनको अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज की। तो इंटरनल सोर्सेज के हमारे कौन कौन से मेथड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इंटरनल सोर्सेज मीन्स रिक्रूटमेंट मीन्स टू हायरिंग द एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं भी, प्रमोशन एंड ट्रांसफर करके, ठीक है। प्रमोशन करके भी तो हमारा क्या होगा, रिक्रूटमेंट ही तो होगी ना हमारी। जैसे प्रमोशन हुआ, जो हमारी अपर जो पोस्ट होगी, ठीक है, तो उसको हम फिल कर लेंगे। या फिर कई बार हम ट्रांसफर करके एक डिपार्टमेंट में, अगर एक डिपार्टमेंट में हमें लगता है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज ज्यादा है, अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है वहां पे हमें लगेगा सीट खाली है, तो उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे।
देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इंटरनली एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे, या फिर नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। पहले इंटरनली लगाएंगे हम नोटिस बोर्ड पे भी जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो जो एम्प्लॉइज हमें चाहिए, ठीक है। फिर वहां से जो इंटरेस्टेड होंगे वे जो पर्सन होंगे वे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिमोशन भी हमारा एक मेथड है जिसमें जो कि इंटरनल सोर्स कहलाएगा। फिर हमारा एम्प्लॉइज रेफरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कोई जान पहचान वाले अपने फ्रेंड्स को बता देंगे, जैसे आप जॉब करते हो और वहां पे वैकेंसीज निकल के आ गई, तो ये मेथड कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया कि भी हम ऐसे अपना जो एम्प्लॉइज रेफरल है उससे हम उनको करेंगे, जो अपनी जो रिक्रूटमेंट है वह करनी है। तो फिर वो आके बताएगा कि देख यार मेरी कंपनी में ना ऐसे ऐसे जॉब है, अगर तुझे करनी हो तो कर ले, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या कहलाएंगे, इंटरनल। हो सकता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स हो इंटरनल के अंदर, तो आप अब समझ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि भी इंटरनल की बात आएगी तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा एक्सटर्नल मैंने क्या बोला आपको, एक्सटर्नल जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मींस हायरिंग द एम्प्लॉइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके, तो ऑर्गेनाइजेशन बाहर जाके कैसे करेंगे, जैसे प्रेस एडवर्टीजमेंट मींस एडवर्टीजमेंट निकाल दी कि भी ऐसे ऐसे इस कंपनी के अंदर है ना वैकेंसीज निकली हुई है, तो ये हमारे क्या फिर सभी अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग भी है, ठीक है। आप लोग हो तो हम सभी क्या करते हैं, जैसे वैकेंसीज निकलती है फिर वहां पे अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देख के हमारे निकला। सेकंड हमारा कैंपस प्लेसमेंट, आप सभी को पता भी कॉलेजेस वगैरह में जो कंपनी है वो आती है, वहां पे चेक करती है जो भी उनका क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो फिर एक सुटेबल कैंडिडेट होगा, ठीक है, टैलेंटेड जो कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलेजेस वगैरह में आपकी होगी तो कैंपस प्लेसमेंट कहलाएगी। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का मतलब क्या, कि भी आप सभी को पता है कि भी कई बार क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है ना, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके कॉन्टेक्ट में रहती है, क्योंकि मोस्टली जो जैसे बेरोजगार है, जैसे बेरोजगारी भत्ता भी जिनको मिलता है, जैसे हम बोलते हैं, वहां पे वे जो पर्सन है, एम्प्लॉइज है या कैंडिडेट है, वहां पे अपनी पूरी डिटेल देते हैं। तो कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जाके चेक करती है, और फिर जो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट चाहिए तो उसको वहां से उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब क्या, कि भी कई बार जो डायरेक्ट इंटरव्यू हमारे होते हैं, आप लोग देखते भी न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं कि भी आज यहाँ पे इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी हम देखते हैं कई बार, तो इसको ये भी हमारा क्या एक एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ई रिक्रूटमेंट का आप सभी को पता है कि भी आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी जो डिटेल है वो डाल दीजिए कि भी मेरी ये क्वालिफिकेशन है, और फिर वहां से ना अपने आप ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां से डायरेक्ट उठा ले देंगे, इन द सेंस भी आपकी वहां पे रिक्रूटमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जो मोस्टली जो हमारे अनपढ़ है, जो हमारे जैसे लेबर वगैरह, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां से कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वे लेबर रखते हैं अपने पास से, फिर जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी उसको जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वहां से डायरेक्ट उनको लेबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो फेयर्स है हमारा, इसमें क्या होगा, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो फेयर्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके किसी एक सिटी में जाके फिर वहां पे जैसे कैंपस प्लेसमेंट है ना, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज के अंदर गई, लेकिन यहाँ पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके और वहां पे फिर डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे आएंगे और वहां से उनका सिलेक्शन लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे कौन से सोर्सेज है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगी कि भी हो सकता है कि एक दो टाइप हो जो मैंने यहाँ पे ना ली हो, ठीक है। तो लेकिन अब आपको आइडिया हो चुका कि भी अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से हमने सिलेक्शन किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से सिलेक्शन किया तो वह हमारा एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा रिक्रूटमेंट का। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमने सिलेक्शन किया है, मींस रिक्रूटमेंट अगर हमने की है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा इंटरनल, ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन देखिए मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल लिखा है कि भी सिलेक्शन हमारा बेसिकली क्या है, सिलेक्शन हमारा एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन बेसिकली क्या है, सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, जो जिसमें एक जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है टू फिल द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, उसको चूज कर लेते हैं। भाई जिस जॉब के लिए अगर एक पर्सन में सारी क्वालिफिकेशन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी, बताएगी कि भाई ये एक जॉब है, इसके लिए हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर कोई पर्सन उन सारी क्वालिफिकेशन को मीट करता है तो फाइनली उसका क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्शन कर लिया जाएगा। नेगेटिव प्रोसेस मैंने क्यों बताया, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या था कि भी ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जितना हो सकेगा उतनी छटनी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब 100 वैकेंसीज निकली है,
100 वैकेंसीज निकली है, 100 के वैकेंसीज के लिए 10,000 एप्लीकेशन आए हैं। तो ये जो 10,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो ये 10,000 एप्लीकेशन आला तो आपका पॉजिटिव प्रोसेस होगी, रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अब सिर्फ हमें तो 100 कैंडिडेट लेने हैं, तो इसलिए हमें कम से कम यहाँ पे कितने बन गए, 9900 कैंडिडेट होंगे जिनको वापस करना पड़ेगा, जिनके एप्लीकेशन है जिनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इतने सारे कैंडिडेट उनको रिजेक्ट किया है, इसलिए क्या आपकी नेगेटिव प्रोसेस है। तो बेसिकली हमारा सिलेक्शन मींस आइडेंटिफाइंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, कि भाई जॉब के लिए जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मैं सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करती हूं, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे क्या आएगा, देखिए आपको ना हो सकता है कि अलग अलग बुक में है ना ये स्टेप अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। भाई किसी बुक में हो सकता है कि भाई यहाँ पे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ने देखिए रिसेप्शन दे दिया हो या और कोई स्टेप दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे स्टेप कराने का मतलब क्या है कि भाई आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जो प्रोसेस है ना वो हमारे इस वे में चलेगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर भी हो सकता है कि भाई एग्जैक्ट आपको ये स्टेप ना देके थोड़ा सा हल्का फुल्का, वैसे तो मोस्टली यही मिलेंगे, ये जो स्टार्टिंग के एक दो है ना ये चेंज हो सकते हैं। तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि भाई फर्स्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई फर्स्ट स्टेप आपका सीधा चेकिंग रेफरेंसेस आ जाएगा या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिया प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू मींस जनरल एंड द बेसिक इंटरव्यू कंडक्टेड सो एज टू एलिमिनेट द कैंडिडेट हु आर कंप्लीटली अनफिट। तो स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोलते हैं। तो इसमें कोशिश ही रहती है कि इसको क्यों कंडक्ट कराते हैं कि भाई जो हमारे बिल्कुल अनफिट कैंडिडेट है ना उस वर्क के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनको क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारे क्या रहेगा, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। उसके बाद रहेगा फिर रिसीविंग एप्लीकेशन। फिर जो बाकी के कैंडिडेट बच गए फिर उनसे हम एप्लीकेशन है फॉर्म फिल कराएंगे, भाई उनसे एप्लीकेशन है उसको रिसीव करेंगे। फिर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद हमारा स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का। तो स्क्रीनिंग बाय द स्पेशल कमेटी, ठीक है, कमेटी होगी, वो क्या करेगी, स्क्रीनिंग करेगी। कैसे करेगी, वह उन जो स्पेशल क्राइटेरिया रखेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, जिनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फिल किया था, अप्लाई किया था, जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी ना, तो इस स्क्रीनिंग में यहाँ पे भी आपके कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है, या फिर जो बेस्ट है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको रख लिया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वह रहेगा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का। अब जो कैंडिडेट बच गए हैं, जिनकी एप्लीकेशन बच गई है, अब वही उनका टेस्ट कराया जाएगा, उनका टैलेंट चेक करने के लिए, उनकी स्किल चेक करने के लिए। तो हमारे डिफरेंट टाइप टेस्ट है। जैसे यहाँ पे हमारा जैसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें जैसे हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है हमारा, लाइक यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप टेस्ट हम कराएंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट हम क्यों करते हैं कि भाई चेक करने के लिए कि भाई बंदे में टैलेंट है भी या नहीं है, स्किल है भी या नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट रहेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैंडिडेट है उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी कि भी वो इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसमें काम कर भी सकता है, नहीं कर सकता, तो डिटेल में चेक करेंगे। तो इंटरव्यू के थ्रू उसकी जो पर्सनैलिटी है ये सब हमारी चेक होगी। उसके बाद चेकिंग द रेफरेंसेज। तो चेकिंग द रेफरेंसेज मीन्स कि भाई अब उस पर्सन की कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस के बारे में, या तो उसने अगर किसी प्रीवियस कंपनी में काम कर रखा है तो वहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, या फिर हम पर्सनली उसके फ्रेंड्स वगैरह है। आप सभी को पता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है तब भी हमारा बाद में जो सिलेक्शन होने के बाद हमारा बेसिकली क्या होता है कि भी जो चेकिंग हमारी होती है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, हमें कई बार फॉर्म में फिल भी करना पड़ता है कि भी हम रेफरेंस में किसका नाम दें, कि बाद में फिर चेकिंग होगी। ठीक है, पुलिस वगैरह वाले आते हैं ना, तो इस तरह से। फिर हमारा होगा इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भी मेडिकली हम फिट भी है या नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी क्या, फिटनेस क्या, इसको चेक करेंगे। और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसको अपनी जॉब मिल जाएगी एक पर्टिकुलर डेट को, सारा उसके अंदर गिवन रहेगा। और लास्टली हम उसको क्या कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे। प्लेसमेंट मीन्स कि भाई उसको सारा आइडिया दे देंगे कि भाई उसकी जॉब किस तरह की, कहाँ पे उसको काम करना है, थोड़ा सा उसको जो जॉब है उसके रिगार्डिंग भी उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो ये रहेगी हमारी क्या प्रोसेस, ये रहेगी हमारी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, और यहाँ पे भी आपका भी जो आपके मेथड्स है ट्रेनिंग के, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं भी ट्रेनिंग का मतलब क्या, डेवलपमेंट। आप सभी ने सुना भी और सभी को पता भी होगा। तो बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब क्या, लर्निंग द न्यू स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं, जो भी हम कुछ भी नया सीखेंगे, चाहे कोई स्किल है, हमने कोई नॉलेज गेन किया, तो बेसिकली हम उसको क्या कहलाएंगे, ट्रेनिंग उसको कहेंगे। ठीक है,
है। ट्रेनिंग आपकी क्या रहती है, ये जॉब ओरिएंटेड आपकी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी होगी। एंड बेसिकली ट्रेनिंग को हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर द मिडिल एंड द लो लेवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रेनिंग यूज करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एजुकेशनल प्रोसेस कंसर्न विद द ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, जो ग्रोथ रहेगी ना ओवरऑल रहेगी, हर एस्पेक्ट में हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी ऑफ एम्प्लॉइज की। और इसलिए इसको क्या बोला गया, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म है और यूज फॉर द टॉप लेवल के लिए हम इसको यूज करते हैं। जहां पे ट्रेनिंग हमारा जॉब ओरिएंटेड है, तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, करियर ओरिएंटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ट्रेनिंग हमारा क्या है, जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट हमारा क्या है, करियर ओरिएंटेड है। देखिए यहाँ से आप कितने भी एमसीक्यू निकाल सकते हो। ट्रेनिंग हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है और वही जो डेवलपमेंट है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, ट्रेनिंग को किसके लिए जनरली यूज किया जाता है, यूज फॉर द मिडिल और लो लेवल के लिए, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ, तो डेवलपमेंट को हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर टॉप लेवल के लिए। तो ये यहाँ से ना आप कोई भी जब भी आप कोई भी टॉपिक करो ना, तो एक ही लाइन से ना, एक ही सेंटेंस से आप कितने भी चाहो उतने आप एमसीक्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और देखिए आगे ट्रेनिंग और वो कराने से पहले ना मैं आपको ये और बता दूं, थोड़े से मैं यहाँ पे पीछे भूल गई आपको बताना। कई बार यहाँ पे ना कई बार आ जाते हैं कहीं, और फिर ये रहता है कि भी इसका मीनिंग क्या है। एक होता है हमारा व्हाइट कॉलर वर्कर्स, एक होता है हमारा ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। तो जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे जो ऑफिसर लेवल है, ठीक है, ऑफिसर से रिलेटेड है या टॉप लेवल से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आएगा, मींस जो टाई वगैरह लगा के सूट बूट पहन के जो रहते हैं, तो उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और अगर मैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करती हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा आएगा लेबरर, जो फिजिकली काम करते हैं, ठीक है। और अच्छा इसी के साथ ही हमारे दो कॉलर और है, ग्रे कॉलर और एक हमारा गोल्ड कॉलर। तो ग्रे कॉलर की बात करती हूँ, तो ग्रे कॉलर के अंदर हमारे कौन से वर्कर आएंगे, जो व्हाइट भी रहेंगे और ब्लू भी रहेंगे। तो उनका जो काम होगा वो किस तरह का रहेगा, ऑफिसर टाइप का भी रहेगा, लेकिन कभी कभी उनको फिजिकली भी कुछ ऐसा काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके वे आ जाएंगे हमारा ग्रे कॉलर के अंदर, ये हमारा ग्रे GR, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है हमारा है गोल्ड। तो गोल्ड कॉलर नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, गोल्ड कॉलर वर्कर्स हमारे कौन से होंगे, जो कि हमारे हाईली स्किल्ड है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको, जैसे कि हमारे डॉक्टर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है। तो ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, गोल्ड कॉलर वर्कर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आपको करा रही थी क्या, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि भी जो ट्रेनिंग है उसको या जो डेवलपमेंट है ट्रेनिंग है वो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारे दो मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स कि भाई जब आप काम करते करते सीखते हो, आप साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हो और उसी के साथ आप की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको कहेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना, आप जॉब करते करते नहीं सीख रहे, स्पेशली आपको ट्रेनिंग दी जा रही है भी कोई काम करने की। तो यहाँ पे देखिए ऑन द जॉब के अंदर हमारे कौन कौन से मेथड आएंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन मीन्स भाई घुमाना फिराना, एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। कोचिंग देना, तो कोचिंग भी हमारा इसके अंदर गाइडेंस देना, तो ये भी क्या रहेगा हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर हमारा कमेटी असाइनमेंट के अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा कि भाई आपको कुछ असाइनमेंट दे दिए है, कोई प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है, उसको सोल्व करना, या असाइनमेंट दे दिया है ग्रुप को मिलाकर, तो फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, कमेटी असाइनमेंट। उसके बाद हमारा अप्रेंटिसशिप के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, कंबाइन द क्लासरूम एजुकेशन विद ऑन द जॉब वर्कर अंडर अ क्लोज सुपरविजन, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि इसके अंदर एक सुपरवाइजर होगा, तो उसके सुपरविजन में जो वर्कर रहेंगे, ठीक है, उनको क्या कराया जाएगा, उनसे काम कराया जाएगा, ठीक है। जॉब पर रहते रहते उनको कुछ सिखाया जाएगा अंडर क्लोज सुपरविजन, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। उसके बाद हमारा अंडर नाम से अंडर, किसी के अंडर आपको काम करना है, तो इसमें भी बेसिकली क्या रहेगा, आपका एक सुपरवाइजर रहेगा और उसके अंडर आपको काम करना है, तो ये हमारा क्या है, ऑन द जॉब। फिर हमारा है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप क्या, और जो इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है थ्रू थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको दोनों ही सिखाया जाएगा, थ्योरेटिकल भी आपको बताया जाएगा और प्रैक्टिकल भी आपको बताया जाएगा। और ये सब आपकी जो यहाँ पे जो ये मेथड है, ये इन सब में आप क्या करोगे, जॉब भी आप साथ के साथ करते रहोगे, इसलिए इनको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मीन्स जब हम जॉब करते करते नहीं सीखते, जैसे क्लासरूम लेक्चर है, ठीक है, अभी हम जॉब पे नहीं गए हैं, क्लासरूम में हमें लेक्चर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई ये काम कैसे करना है, ठीक है। या जैसे अब हम पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लासरूम लेक्चर से हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, कि भी हमें पता चलेगा कि भी आगे जाके हमें क्या करना, तो ये कहलाएगा हमारा ऑफ द जॉब। फिर ऑडियो विजुअल, ठीक है, आपको जैसे सुनाकर या दिखाकर कुछ बताया जाता है कि भी ये काम ऐसे करना है, तो ये आपको ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद आपका सिमुलेशन, ठीक है, ये हमारे केस में एक एन इमेजिनरी सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड ट्रेनीज आर
आस्क्ड टू एक्ट ऑन इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, एक ऐसे रूम हम बना देंगे, वहां पे इक्विपमेंट वगैरह रख देंगे कि भी फिर आपको बिल्कुल वहां पे ना आपको रियली लगेगा एक तरह से, लेकिन रियल में आप नहीं करें, वहां पे एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर दी और वहां पे जो ट्रेनिंग है अब उनसे बोला जाएगा कि भाई अब आप जो भी प्रॉब्लम है या तो इसको सोल्व कीजिए या फिर सिखाया जाएगा कि भाई आप इस काम को वैसे कीजिए, ठीक है। फिर हमारा वेस्टिबुल ट्रेनिंग, तो कई बार है ना ये जो साइमुलेशन है और वेस्टिबुल है ना इसको एक जैसे ही मान लिया जाता है, कई बार इनको सेम ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा क्या डिफरेंस है कि जो हमारा जो वेस्टिबुल ट्रेनिंग है ना ये किसके साथ डील करता है, विद टूल्स एंड द मशीन। इसमें बेसिकली जो टूल्स एंड मशीन की हम बात करेंगे, भी आपको स्पेसिफिक कुछ मशीन है, टूल्स है, उनके बारे में नॉलेज देना, बताना, और फिर बाद में आप फिर पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उन टूल्स एंड मशीन के बारे में, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, एक्चुअल में उन टूल और मशीन पर काम करोगे। जब आपकी काफी एक्सपेंसिव मशीन है, टूल्स है, तो इसलिए भाई डायरेक्ट उन एक्सपेंसिव मशीन और टूल पर काम करने की बजाय पहले आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। फिर केस स्टडीज है कि भाई आपको केस दे दिया जाएगा, एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, भाई आप उस पर स्टडीज कीजिए, देखिए इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रोल प्लेइंग, तो रोल प्लेइंग मींस आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इसका रोल प्ले कीजिए, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आप एक एचआर मैनेजर हो, ठीक है। तो अब आप बताइए अगर आप एचआर मैनेजर हो तो आप किस तरह से अपना काम करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह से आप जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये रोल प्लेइंग कहलाएगा। फिर आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब कि भाई आपको जो इंस्ट्रक्शन है ये सब बताया जाएगा, भाई किसी भी काम को लेकर भी ये काम आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो ये सारे के सारे क्या आपके ऑफ द जॉब है। इसी के साथ आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, और इसको टी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनको जो इमोशंस है उनको समझना, या उनकी जो मेंटेन एबिलिटी है उनको इंप्रूव करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बुजुर्ग से बात करनी है, ठीक है, कोई हमारा एज्ड बंदा है, पर्सन है, उससे बात करनी है, तो वहां पे ध्यान रखना कि भाई हमें किन बातों को फॉलो करना है, कैसे उनके इमोशंस है उनको समझना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसके रिगार्डिंग देना, उसको टी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए जो मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको क्यों बता रही हूँ, तो ये बता रही हूँ कि भी एटलीस्ट अगर यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ भी जाए ना तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा भी हाँ इसके अंदर ये है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमारी यही है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू आपका ऐसे भी बनता है कि भाई वही आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर बोल दिया जाएगा कि भाई बताइए इसमें से आपका ऑन द जॉब मेथड कौन सा है या फिर ऑफ द जॉब कौन सा है। अगर आपने यहाँ से एक बार जस्ट इनकी हेडिंग इनको एक बार देख भी लिया ना कि भी ऑफ द जॉब हमारा क्लासरूम है हमारा ऑडियो विजुअल है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो ऑफ द जॉब है उसके अंदर हमारा इंसिडेंट मेथड्स, इंसिडेंट्स मेथड की बात करती हूँ। तो इसमें भी हमारा बेसिकली क्या रहेगा, इसमें भी आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और बिल्कुल जो भी सिचुएशन होगी ना एक्चुअल सिचुएशन की तरह होगी, और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि भाई अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ऐसी ऐसी सिचुएशन में तो बताइए फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या डिसीजन लोगे। तो वहां पे उस सिचुएशन के बेस पर आपको डिसीजन लेने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल 9 आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारा है यहाँ पे एक और है 10th हो रहा है इन द बास्केट मेथड, ठीक है। बास्केट मेथड के अंदर क्या होगा बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन या एक इमेजिनरी कंपनी है ना उसको क्रिएट कर देंगे, और फिर जो ट्रेनी है ना फिर उसको बोलेंगे कि भी ऐसे ऐसे ये कंपनी है। जैसे भी आप जैसे कि भी आप एक मैन्युफैक्चरर कंपनी में आपकी इमेजिनरी क्रिएट कर दी कि भी ये मैन्युफैक्चर कर या क्लॉथ मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि भी बताइए अब आप इस कंपनी को कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके जितने भी काम होंगे उनको किस तरह से प्रिपेयर करोगे इस इमेजिनरी कंपनी से रिलेटेड, और फिर आपको फिर डिसीजन लेने हैं। तो ये कहलाता है अपना इन बास्केट मेथड। कई बार क्या बोलते हैं कि भी इसमें ये होता है कि जैसे बास्केट में ही आपकी 2-4 पर्ची डाल दी और वहां पे अलग अलग इमेजिनरी कंपनी क्रिएट कर दी, उन पर्ची के अंदर लिखा हो कि भाई इसमें आपकी क्लॉथ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें आपकी अदर है। फिर आपने कोई भी पर्ची उठाई, फिर आपकी निकल के आई कि भी आपकी क्लॉथ से रिलेटेड कंपनी आ गई। भी अगर आप एक क्लॉथ कंपनी के मालिक हो, ठीक है, तो फिर आप अब कैसे उस कंपनी को चलाओगे, कैसे उसके रिलेटेड जो भी टास्क है उनको करोगे। तो ये कहलाएगा आपका इन बास्केट मेथड। तो टोटल ये यहाँ पे हुई आपके 10 मेथड मैंने आपको बता दिए है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी ना 2 अप्रोच है ट्रेनिंग को लेकर, एक तो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द ट्रेनिंग और एक हमारी मॉडर्न अप्रोच ऑफ द ट्रेनिंग। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग क्या बोलती है, ये जैसे हमने मोटिवेशनल थ्योरी या लीडरशिप थ्योरी के अंदर जो किया ना उसी से रिलेटेड है। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग बोलती है कि भी मैनेजर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। तो ये बोलती है कि भी ट्रेडिशनल है कि भी जो मैनेजर्स है ना वे तो पैदा ही होते, बोर्न होते हैं, हम उनको बना नहीं सकते,
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग की, ये बोलती है क्रिएट द स्मार्टर वर्क फोर्स, कि भी अगर ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर वे बोर्न नहीं होंगे, उनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम उनको ट्रेनिंग देकर, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ये आएगा, उनका ट्रेनिंग देकर, डेवलपमेंट उनका करके हम क्या कर सकते हैं, उनको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी बोलती है, मॉडर्न अप्रोच। जैसे हमारा बेसिकली लीडरशिप के अंदर है ना कि भी वो ट्रेट थ्योरी है हमारी, ग्रेट मैन थ्योरी है, तो उसमें जैसे बोलते हैं कि भी एक थ्योरी तो हमारी लीडरशिप की बोलती है कि जो हमारे लीडर्स होंगे वे आर बोर्न नॉट मेड, और एक बोलती है कि नहीं भी हमें कुछ क्वालिटी एक्वायर करके भी हम क्या कर सकते हैं, लीडर। तो सेम ऐसे ही ये अप्रोच हमारी ट्रेडिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता पेपर के अंदर तो वहां पे अगर आपको नहीं आइडिया होता तो फिर तो यही रहता है, पता नहीं भी कौन सी क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या होगा मॉडर्न, और देखिए कितना इजी है ट्रेडिशनल अप्रोच और हमारा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। इसलिए मैंने ये भी टॉपिक यहाँ पे छोटे से डाल दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, तो इसी के साथ ही आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट, और हम बात करेंगे कंपनसेशन। तो देखिए कंपनसेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कंपनसेशन का मीनिंग क्या है, कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ द पे और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज, ठीक है। जो भी हम एम्प्लॉइज को देंगे, जो भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे हम सैलरी उनको दे रहे हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हम करते हैं, लाइक हमने वेजेस दी, सैलरी दी, इंसेंटिव हमने उनको दिए, ठीक है, कमीशन दिया, या फिर हमने इनडायरेक्ट पेमेंट उनको की है, तो वो सारे के सारे इंश्योरेंस है, उनको वेकेशंस है, तो ठीक है। तो अदर जो भी, चाहे हम डायरेक्ट हमारा फाइनेंशियल पेमेंट है या फिर इनडायरेक्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियल पेमेंट है, तो वे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कंपनसेशन। तो बेसिकली कंपनसेशन की अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ तो दो तरह के कंपनसेशन निकल के आए हमारे, क्या फर्स्ट आया हमारा वेजेज एंड सैलरी, और सेकंड आया हमारा इंसेंटिव्स की फॉर्म में। तो वेजेज एंड सैलरी की फॉर्म में कि भाई जैसे हम उनको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, चाहे हम जो हमारा जो सिस्टम रहेगा देने का, चाहे वो हमारा आर्ली रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे भी 1 घंटे के हम इतने पैसे दे रहे हैं, या फिर हमारा मंथली रेट सिस्टम हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेजेज और सैलरी। इंसेंटिव की बात करती हूँ तो इंसेंटिव के अंदर हमारा बेसिकली क्या आएगा कि भाई देखिए हमने वेजेस एंड सैलरी तो देना ही देना है, प्लस में हम कुछ एक्स्ट्रा जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा हमने क्यों किया कि भी जो वर्कर है, जो एम्प्लॉइज है, उन्होंने हमारे जो ज्यादा प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो अच्छे से उन्होंने काम किया है, तो तब हम उनको क्या करते हैं, इंसेंटिव देते हैं। तो इंसेंटिव भी हमारे डिफरेंट काइंड्स में दे सकते हैं। देखिए इंसेंटिव की टाइम में भी हमारे डिफरेंट आते हैं, आप ध्यान से सुन लेना बस। इसमें हमारा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव आ जाएगा। इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो नाम से ही पता है, इंडिविजुअल इंसेंटिव मींस जब हम इंडिविजुअली किसी पर्सन को देंगे तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे। और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव की बात करते हैं तो जब हम ग्रुप में इंसेंटिव देंगे, ठीक है, जैसे एक टीम थी, उसने एक काम उसको कंप्लीट कर दिया, एक टाइम के अंदर कंप्लीट कर दिया, तो अब कंपनी ने खुश होकर उस पूरी टीम को ही कुछ यहाँ पे बोनस दे दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव कहलाएगा। सेकंड हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, आप सभी को पता है, जब हम मॉनेटरी टर्म्स में देंगे, जैसे सैलरी थोड़ी सी बढ़ा के दे दी, हमने कुछ प्रीमियम दे दिया, ठीक है, डिविडेंड दे दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करती हूँ तो भाई जैसे जो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और वर्कर पार्टिसिपेशन है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिकॉग्निशन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। प्रमोशन उनका कर दिया, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दे दी। इसी के साथ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव। तो पॉजिटिव के अंदर हमारा क्या आएगा, तो पॉजिटिव के अंदर बेसिकली हमें देखिए, पॉजिटिव में तो यही है, जैसे हमने रिवार्ड दे दिया, शाबाशी एक तरह से उनको दे दी, लेकिन नेगेटिव में क्या, अभी डांट लगा दी उनको, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में। फियर उनको दे दिया कि भी आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपने अच्छा काम नहीं किया है, उनकी सैलरी उसको कम कर दिया, तो ये आ जाएंगे नेगेटिव में। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल इजी है, नाम से क्लियर हो रहा है ना, इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ठीक है, मींस इवैल्यूएशन करना परफॉर्मेंस की, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि भी आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, उनका एक सिस्टमिक वे में इवैल्यूएशन करना कि भाई वे अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हम उनको सैलरी दे रहे हैं उस सैलरी के इक्वल वे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को उतना पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वह आपका मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर मैं मेथड्स की बात करती हूँ तो दो तरह के मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स
है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उनको ओल्ड टेक्निक भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा न्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट हमारा रेटिंग स्केल मेथड। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर हम रेट करते हैं ना, रेट देते हैं, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, कि भी रेट दीजिए आपको। जैसे कई बार हम ऑनलाइन भी कुछ भी सामान मंगाते हैं और उसके में बाद में फिर वहां पे रेटिंग रहती है कि भी इसको 5 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए। तो ये बेसिकली हमारा रेटिंग मेथड कहलाएगा, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, और ये बिल्कुल हमारा क्या है, एक सिंपल मेथड है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रैंकिंग मेथड, ये अभी हमारे ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। रैंकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कंपेयर द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस विद द अदर्स ऑफ द सेम रैंक। तो जो सेम रैंक के होंगे उन एम्प्लॉइज को कंपेयर करेंगे और फिर उनको रैंक दे देंगे कि भाई इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है। तो यहाँ से भी हमारी इवेल्युएशन हो जाएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट हमारा एसए अप्रेजल मेथड, और इसका दूसरा नाम है जीरो फॉर्म मेथड। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या रहेगा, जो एम्प्लॉयर होगा ना वो क्या करेगा, एम्प्लॉइज के ऊपर पूरा एक ऐसे लिखता है कि भी उसके जो पॉजिटिव उसके बारे में जो भी बातें हैं, नेगेटिव उसके बारे में जो भी बातें हैं, वह सारा की सारी लिख देगा, ठीक है। और जनरली इसमें ना इसको बाइस्ड मेथड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली एम्प्लॉयर क्या करता है, जो पॉजिटिव उसकी जो पॉजिटिव साइड होगी ना उसको तो कम दिखाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट होंगे ना उनको ज्यादा नोट करेगा। और कई बार हो सकता है कि वैसे भी बाइसनेस दिखा दे, भी कोई एम्प्लॉइज है उसके साथ, वो बोलते हैं ना उसके साथ उसकी भी ज्यादा बनती हो, वह उसकी ज्यादा बातें मानता हो, तो हो सकता है कि भाई उसके जो नेगेटिव पॉइंट है उनको वह नोट ना करे, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को ले ले। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाता है, एसए अप्रेजल मेथड। उसके बाद है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या रहेगा, ये मेथड हमारा बेस्ड किस पर, ऑन वेरियस इंसिडेंट मेंशन इन अ लॉग बुक। एक लॉग बुक, एक बुक रहती है, ठीक है, उसमें वही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंसिडेंट हुए ना उनको उसमें लिखते जाते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। फिर वे जो नोट डाउन करने के बाद तो जो भी हमारा एम्प्लॉइज है, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी अच्छा इंसिडेंट हुआ या बुरा हुआ, तो उसके अंदर उस एम्प्लॉय ने जाके वहां पे राइट डाउन कर दिया उस के बारे में। तो हो सकता है कि भाई इसमें भी हमारा बेसिकली क्या मिलता है कि भाई कई बार कोई एम्प्लॉय जो है इंटरेस्टेड ना हो, वह उस नोटबुक में भी नोट डाउन ही ना करे, तो इसको भी एक इतना ऑथेंटिक मेथड नहीं बोला जाता, ठीक है। तो फिर इस बुक के बेस पे फिर देखेंगे वे भी कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। तो देखिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट में इस सिस्टम को यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो बॉस रहेगा ना या जो एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा या एक बुक रखेगा, ठीक है, एक बुक रखेगा, और वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, जो एम्प्लॉइज है ना उनको पता नहीं होगा। और वहां ना जो बॉस होगा ना, ठीक है, या एम्प्लॉयर होगा, वो किसी एक एम्प्लॉय को या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगी उसको बोल देगा कि भाई आपको इन एम्प्लॉइज के बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन ना इस रिपोर्ट कार्ड में लिखनी, लेकिन इनको पता नहीं चलना चाहिए। और फिर बाद में जैसे भाई 1 महीने बाद, 2 महीने या पूरे साल के बाद फिर चेक करेंगे कि भाई हाँ इस एम्प्लॉय ने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, लेकिन वो उस एम्प्लॉइज को पता नहीं रहता, इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। और फिर उस बुक के बेस पर जज करेंगे भी इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड। तो चेकलिस्ट में बेसिकली देखिए आपको इस तरह से ये आपको बॉक्स मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने लिख दिया जाएगा भी एफिशिएंट है तो आप एफिशिएंट पे टिक कर दीजिए, ये टाइमली इसने काम कंप्लीट किया तो वहां पे टिक कर दीजिए, ठीक है, ऑनेस्ट यहाँ नहीं है तो उसको आप क्रॉस कर दोगे। तो फिर इस बेस पे फिर आप इवेल्युएशन करोगे कि भाई इसके कौन कौन से पॉइंट्स, कितने पॉइंट बनेंगे किस किस एरिया में, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या रहेगा, अलग अलग ट्रेड को अलग अलग रेट दिया जाएगा, ठीक है, सारे ट्रेड यहाँ पे हम डाल लेंगे। ये हमारा एक तरह से रेटिंग स्केल की तरह ही हो जाएगा कि भी जैसे रेट उसमें देते हैं, इसमें भी, इसमें हम वहाँ पे जैसे बेसिकली कई बार क्या करते हैं, रेटिंग स्केल के अंदर हम एक ट्रेड को ले लेते हैं और एक ट्रेड को लेके फिर उसके बेस पे भी सभी को इवेल्युएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम अलग अलग ट्रेड लेंगे और वे लेके फिर उनका इवेल्युएशन करेंगे और उनको स्केल मतलब की रेटिंग यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हमारी है जो कि है न्यू टेक्निक। तो न्यू टेक्निक में हमारे सबसे पहले आएगा बार्स। बार्स मींस बिहेवियर एंकोर्ड रेटिंग स्केल। तो इस मेथड के अंदर ये बेसिकली जो हमने अभी ओल्ड जो मेथड किया ना उसके अंदर ग्राफिकल रेटिंग स्केल किया और जो क्रिटिकल इंसिडेंट है उसी का ये क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपका उसी का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को मिला के इसमें होगा। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा कि भी देखिए जो हमारा तो देखिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, भाई उनको हम जितनी सैलरी दे रहे हैं उतनी
इनकम वह जनरेट कर भी रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। हम जितना उन पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इन द फॉर्म हम उनको सैलरी देंगे, फिर क्या हम उतनी आउटपुट उनसे ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे। तो यहाँ पे ना मॉनेटरी टर्म्स में हम जो वैल्यू है एचआर की उसको चेक करते हैं कि भाई हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, नेट वर्थ ऑफ द एम्प्लॉय इन द मॉनेटरी टर्म्स से। तो यहाँ से फिर हमें उसकी जो परफॉर्मेंस है, इवेल्युएशन है, उसको हम करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं कि भाई हाँ हमारा जो एक एम्प्लॉय है उसको हम सैलरी तो 50,000 दे रहे हैं, लेकिन हम उससे आउटपुट पता कितनी ले रहे हैं भी, आउटपुट हम उससे 17,000 रुपए की ले रहे हैं कि भी वो इतना काम कर रहा है कि भी हमारी 17,000 की आउटपुट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने ह्यूमन रिसोर्स था उसकी मॉनेटरी वैल्यू में हमने उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया। तो ये कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, एमबीओ। यहाँ पे बेसिकली जब एक ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अपने गोल सेट करती है, जब अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, तो वो जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनके पार्टिसिपेशन से सेट करेगी। और यहाँ पे फिर जो वर्कर्स रहेंगे, जो एम्प्लॉइज रहेंगे, वे फिर अपने अकॉर्डिंग वे खुद, क्योंकि भाई उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया है, तो उस तरह से वे जो भी उन्होंने गोल सेट किए है उनको कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश करेंगे वे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई जो उन्होंने, जब हमने एट द टाइम ऑफ सेटिंग द गोल से जब उनका पार्टिसिपेशन लिया था, तो तब तो इस एम्प्लॉय ने भाई ये वाले गोल, ये आइडिया जिसने दिए थे, तो क्या भाई अब इसने उनको फॉलो भी किया है या नहीं किया है। तो ये आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। 360 डिग्री अप्रेजल, तो नाम से 360, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होगा ना, जो उसकी रेटिंग की जाएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, तो हम किसी एक पॉइंट को नहीं लेंगे, उसकी सारी साइड्स को लेंगे। हम उसके बारे में देखें, उसके बारे में जो सबऑर्डिनेट है उनसे भी पूछेंगे, जो एम्प्लॉयर्स है उनसे भी पूछ लेंगे, जो पीयर्स ग्रुप है उनसे भी पूछ लेंगे, जो यहाँ तक कि भी जो क्लाइंट और कस्टमर है ना उनसे भी हम पूछते हैं उसके बारे में। और फिर हम चेक करते हैं भी वे क्या रेटिंग देंगे, उसको अच्छी रेटिंग देंगे, ज्यादा रेटिंग देंगे तो भाई उसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी है, अदरवाइज भाई वो तो उस पर डिपेंड करेगा रेटिंग पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ ही हमारा जो आपका मेथड्स थे, ठीक है, हमारे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड थे वे हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम ना कुछ टर्म्स है जो कि किससे रिलेटेड है, एचआरएम से रिलेटेड है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और फिर हमें पता नहीं होता, यही नहीं पता होता इस टर्म्स का मीनिंग क्या। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वह हमारी फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या है? फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपको यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज को दिया, जो भी बेनिफिट एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, जैसे प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में है, ग्रेचुइटी की फॉर्म में है, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड की है, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी उनको दी है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहां पे उनको रिलीफ दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस उनको दी है, ठीक है, कैंटीन की फैसिलिटी दी है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे? फ्रिंज बेनिफिट इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारा है जॉब एनालिसिस। तो कई बार बच्चों में कंफ्यूजन रहती है जॉब एनालिसिस को लेकर, जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर और जॉब स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की। अगर मैं बात करती हूँ जॉब एनालिसिस की, तो जॉब एनालिसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जॉब एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग all the necessary information about a particular job, that is knowledge and skill required to perform that job, the responsibility and the abilities required for the सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ दैट जॉब। मीन्स जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई एक जॉब है ना उसको पूरा एनालाइज करना, ठीक है, उसमें देखना कि भाई हमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि हमें चाहिए। तो इसके अंदर एक जॉब को करने के लिए एक पर्सन है उसके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, इसी के साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या एबिलिटीज रहेगी, ताकि वो जो उस जॉब को सक्सेसफुली क्या कर ले, परफॉर्मेंस कर सके, परफॉर्म उसको कर सके। तो ये कहलाता है हमारा जॉब एनालिसिस। अगर मैं बात करती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन की और जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब एनालिसिस के अंदर ही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा किससे रिलेटेड रहेगा? जॉब से रिलेटेड, कि भाई जॉब का टाइटल क्या है, क्या जॉब आपकी, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे आपको जॉब करनी है, जॉब की समरी क्या है, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, ड्यूटीज क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या वर्किंग इन्वायरमेंट आपका रहेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन को आपको कैसे याद रखना, बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि भाई ये जो जॉब थी इसको करने के लिए उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन मींस लिस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन, कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस काम करने के लिए उसको कम से कम ये ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ये मेंटल कैपेबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये मेंटल कैपेबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। तो वह हमारे किसके अंदर आएगा? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन। तो जॉब इवेल्युएशन मींस वही जो एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कंपैरेटिवली हम इसमें क्या करेंगे, हमारी एक प्रोसेस है एनालाइज करना, सेंसिंग करना, डिटरमाइनिंग करना द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट कंपनसेशन। कि भी जॉब इवेल्युएशन करेंगे कि भाई इस बंदे की अगर ये जॉब है, अगर ये काम करता है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग तो इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग तो उसको सैलरी मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन, जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं सबको सेम सैलरी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो किस बेस में मिलेगी, उसकी जॉब का इवेल्युएशन हम करेंगे कि भाई उसकी जॉब किस तरह की है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका जॉब इवेल्युएशन। फिर हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी हमारा एक मेथड है रेम्यूनरेशन का। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे क्या रहेगा, कई बार जो एम्प्लॉयर है वे क्या करते हैं, जो उसके एम्प्लॉइज होंगे ना, तो उनका जो एक शेयर है ना उसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इतना प्रॉफिट हुआ ना, तो फिर जो एम्प्लॉइज है ना उनको भी शेयर मिलेगा, ठीक है, अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो। इन एडिशन टू द रेगुलर वेजेज, रेगुलर वेजेस तो उनको मिलनी है जो भी उनको मिलना था, लेकिन प्लस में जो रेगुलर वेजेस है ना, रेगुलर वेजेस तो मिलनी है, ठीक है, रेगुलर वेजेस तो मिलनी है, प्लस में एडिशन में इसको दिया जाएगा, ठीक है, एडिशन दिया जाएगा। क्यों, कि भाई अगर हमारा इतना प्रॉफिट हुआ ना तो उसका शेयर आपको मिल जाएगा, एडिशन में दिया जाएगा प्रॉफिट में शेयर, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भी नॉन मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल हम इसको बोल सकते हैं, कि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि भी आपका चैलेंजिंग जॉब आ जाएगा, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉग्निशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जॉब शेयरिंग आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा हमारा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर। तो ये थे आपके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स से। तो इसी के साथ भी मैंने अपनी तरफ से आपको एचआरएम भी कंप्लीट करा दिया। तो कैसे लगी जरूर से जरूर बताना, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एक हफ्ता भी आपका नहीं बचा हुआ, अभी 4-5 दिन है। तो जितना जिसकी हेल्प हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी सजेशन है, कैसा भी सजेशन है वह जरूर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स, ठीक है, कुछ एक्ट है तो आपका मुझे लगा कि ये भी आपको करा देना चाहिए, कि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक का मीनिंग क्या है। तो स्ट्राइक बेसिकली आपका क्या है, स्ट्राइक इज अ वर्क स्टॉपेज कॉज्ड बाय द मास रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉइज टू वर्क। तो स्ट्राइक का मतलब क्या है कि भाई आपने काम करना बंद कर दिया, और जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि वे काम नहीं करेंगे। तो जो आपकी स्ट्राइक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। तो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं इकोनॉमिक स्ट्राइक की। तो अगर मैं इकोनॉमिक स्ट्राइक की बात करती हूँ तो यह आपकी किस तरह की स्ट्राइक है, आपका बेसिकली कि जो लेबर है वे काम करना बंद कर देंगे स्ट्राइक में। किस वजह से, वे चाहते कि जो उनकी इकोनॉमिक डिमांड है ना उनको पूरा किया जाए। अपनी इकोनॉमिक डिमांड को पूरा करने के लिए रिगार्डिंग वे अगर अपनी वेजेज है उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं या बोनस चाहते हैं, तो फिर उस वजह से वे क्या कर देते हैं, वे काम करना बंद कर देंगे। तो उसको बेसिकली कहेंगे हम इकोनॉमिक, नाम से ही आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंड है हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट, एक तरह से स्ट्राइक जो है जहाँ पे जो वर्कर होंगे, ठीक है, वे बेसिकली किसका सहारा लेंगे, यहाँ पे वे हंगर का, हंगर मीन्स फास्टिंग रखेंगे एक तरह से, भाई वे खाना पीना छोड़ देंगे, और खाना पीना छोड़ के और फिर वे अपनी जो डिमांड है उसको मनवाएंगे, ठीक है, कि भाई हमारी ये डिमांड है इसको पूरा कीजिए, तो उसको बोलेंगे हंगर। अब इंपॉर्टेंट है जो आपकी सिट डाउन स्ट्राइक, ठीक है, ये इसमें भी मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। वैसे तो सारे ही है, लेकिन यहाँ पे भी है सिट डाउन स्ट्राइक, या फिर पेन डाउन, या फिर इसको टूल डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं। तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ द स्ट्राइक वर्कर डू नॉट अब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो वर्कर रहेंगे वे क्या करेंगे, जो उनका प्लेस ऑफ वर्क है वहां से वे एब्सेंट नहीं रहते, वे वहीं पे रहेंगे, वहीं पर बैठकर स्ट्राइक करेंगे। बेसिकली इसमें वे क्या करेंगे, वे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसको करना वे बंद कर देंगे। और यहाँ पे इसलिए इसको बोलते कि वे बैठ गए हैं चुपचाप, बिल्कुल शांति के साथ उन्होंने पेन रख दिए है, अपने जो टूल है उनको रख दिया है, तो इसको बोलते हैं सिट डाउन। नेक्स्ट आपका फोर्थ आपका सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक आपका बेसिकली क्या है, इसमें क्या रहेगा, जो वर्कर होंगे ना एक यूनिट के या एक इंडस्ट्री के वर्कर है, और किसी दूसरी यूनिट ने, इंडस्ट्री ने जो स्ट्राइक रखी है ना, तो उनका साथ देंगे वे बेसिकली, ठीक है। तो उनके पास वे जाएंगे, जो दूसरी अनदर यूनिट रहेगी या इंडस्ट्री के वर्कर रहेंगे जो पहले से स्ट्राइक पर है, तो इसलिए इसको सिंपैथेटिक स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है, सिंपैथी दिखाने के लिए ये स्ट्राइक की गई। नेक्स्ट आपका स्लो डाउन स्ट्राइक।
तो देखिए नाम से पता चल रहा है, गो स्लो इज येट अनदर फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्राइक प्रोटेस्ट। तो इसमें बेसिकली हमारे क्या रहेगा, जो वर्कर्स रहेंगे, वर्कमैन रहेंगे, डू नॉट स्टॉप द वर्क, वे काम करना बंद नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन वे जानबूझकर क्या करेंगे, जो प्रोसेस है ना प्रोडक्शन की उसको स्लो कर देंगे। कैसे, पहले भी वे एक दिन में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उन्होंने स्लो कर दी, स्लो कर दी, इतनी स्लो कर दी कि भाई वे अब 50% ही करे, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे, या फिर इतनी स्लो कर दी कि भाई एक दिन में बस 10 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्शन करना था ना, काम करना, उसको बंद नहीं किया, लेकिन जो उसकी स्पीड थी ना उसको स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, जो प्रोसेस थी प्रोडक्शन की उसको उन्होंने स्लो डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक बेसिकली ये आपकी एक इस तरह की स्ट्राइक है जो कि आपकी कंडक्टेड की गई है वर्कर्स के द्वारा, या एम्प्लॉय ने जिसने भी स्ट्राइक को किया। कैसे किया, विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ द यूनियंस। यूनियंस की जो यूनियंस है उसकी अथॉरिटी और उसकी सहमति के बिना जो जब वर्कर्स या एम्प्लॉय है उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी है तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अथॉरिटी नहीं ली, यूनियंस की उनकी सहमति से उन्होंने ये स्ट्राइक उसको स्टार्ट नहीं किया। तो ये था आपका कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। इसी के साथ ही देखिए मैंने बोल रही थी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इनकी डेट आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लेना इसमें से। जैसे फर्स्ट आपका ट्रेड एंड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है 1923, उसके बाद द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, फिर नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट आपका सेम है 1948 है। ठीक है, ये याद रखना, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट। इसकी जो पीडीएफ है वो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना है, एक बार वहां से रिवीजन कर लेना। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 1973 है, और ये जो फेरा था एक केम इनटू फोर्स कब आया था 1974 में, लेकिन बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, फेरा को रिप्लेस करके आपका कौन सा आया, फेमा। तो कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी कि भी फेमा उसकी फुल फॉर्म क्या है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये इसकी जो डेट क्या है 1999। ठीक है, और केम इनटू फोर्स ये कब आया था, 2000 में आया था। तो ये आपको जरूर याद रखना भी एक्ट क्या है और कब ये फोर्स में आया था, और इसकी फुल फॉर्म। ऐसे ही फेरा की फुल फॉर्म क्या रहेगी, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये और किसने किसको रिप्लेस किया ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भाई फेरा को रिप्लेस करके हमारा क्या आया, फेमा आया। उसके बाद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपोर्टेंट है 1947। इसी के साथ है आरबीआई का एक्ट आपको याद रखना है 1934। ये कमेंस्ड कब हुआ था 1935 में, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में। तो तीनों ही डेट आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से सेबी है, सेबी पहले क्या था, सेबी था हमारा स्टार्टिंग में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था ये एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर इसको लीगल पावर दी गई, मीन्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपका कब बना 1992 में। तो अभी जो सेबी एक्ट है हमारा सिक्योरिटी, सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा एक्ट क्या है 1992। तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट, आरबीआई का, सेबी का, बैंकिंग का, और इसी के साथ ही जो मैंने आपको फेमा और फेरा बताया। ठीक है, इसके बाद आपका अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं अंकटेड की। ठीक है, तो ये याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, UN अंकटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ये, कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी, अंकटेड की फुल फॉर्म बताइए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर ये फाउंडेड कब हुआ 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके बाद ही फिर इसके जो फाउंडर थी इसकी वो थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर आपका नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के अंदर आपके कौन कौन से कंट्री आएगी, ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये हमारा फाउंडेड कब हुआ था 2006 में। इसके बाद फिर हमारा है कुछ इंपोर्टेंट और है, हाँ अब ये कुछ बुक है। ठीक है, ये किसने लिखी है, राइटर आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है, इसका राइटर कौन है, रिटन बाय पीटर एफ डरकर। इसी के साथ नेक्स्ट बुक आपकी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, इसको किसने राइट डाउन किया, ओलिवर सेल्डर ने। ठीक है, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने। इसी के साथ ही 14 प्रिंसिपल है वो किसने दिए थे, फ्योल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल याद रखना, या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट, तो उसके फादर कौन आपके, फ्योल जी। ठीक है, हेनरी फ्योल। उसके बाद आपका मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया था, ब्लेक एंड माउंटेन ने।
ठीक है, माउटोन जो भी इसको बोलते हैं आप, मोटोन। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जेएम केन्स, ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पिसोली, तो ये इंपोर्टेंट है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, ये मैंने अभी आपको बताया, ये किसने दिए है, हेनरी फ्योल ने दिए है। फिर रेगुलेटरी बॉडी फॉर द मनी मार्केट, अभी मैंने आपको बताया था, अभी नहीं, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको आई थिंक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बताया था कि भी जो मनी मार्केट है, ठीक है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। इसी तरह से रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कैपिटल मार्केट को कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 एक्ट है। रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपका आ जाएगा इरडा, ठीक है, IRDA। नेक्स्ट आपका फिर CAPM वॉज गिवन बाय द विलियम F शार्पे, और ये ना आपका एक मेथड है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरह से ये है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी डाउट है इसमें, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं बाद में इसको देख के बताती हूँ। ये आपका दिया था विलियम F शार्प ने, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो कोर कॉम्पिटेंसी है इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, CK प्रहलाद एंड ग्रे हैनियल, हैमल, HAMEL हैमल, ठीक है, तो ग्रे हैमल। तो ये था, अभी कुछ इंपोर्टेंट थे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इनको देख लेना एक बार, जाते जाते एक बार नजर निकाल के चले जाना, इसमें से हो सकता है भी कोई एक्ट वगैरह आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।